जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फ्रॉम बेसिक बाय नागेंद्र सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मित्रों और प्यारे देशवासियों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए करते हैं आज की क्लास हम शुरू। और आज का जो टॉपिक है वो टेंस है। जैसा कि मेरे बच्चों, मैंने आपको पहले ही प्रेजेंट टेंस के सारे पार्ट्स को आपको पढ़ाया है पिछले वीडियोज़ में। पास्ट का भी इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर के सारे टेंस के पार्ट्स को पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे बता रहा हूं मेरे बच्चों, मैं जो आपको टेंस का तरीका बता रहा हूं ये कोई नया तरीका नहीं है, बल्कि वास्तविक तरीका है। वास्तविक का मतलब क्या है? देखिए, ज़्यादातर अभी तक जैसा कि मैं भी पढ़ा था, जब मैं पढ़ रहा था स्टूडेंट लाइफ में, मैंने देखा कि टेंस को एक ट्रांसलेशन मेथड के रूप में सब लोग पढ़ते हैं, जबकि इसका सही यूज है, रियल यूज़ है, उसको लोग नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, ट्रांसलेशन तो ठीक है, एक पार्ट है टेंस का, उसको जानना जरूरी है, जिसे आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश। लेकिन व्हाट इज़ द रियल यूज ऑफ टेंस? वी शुड नो व्हाट इज़ द रियल यूज ऑफ टेंस, वेयर वी हैव टू यूज टेंस। टेंस को यूज़ कहाँ किया जाता है, क्या यूज़ होता है टेंस का, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन तो ठीक है, वहाँ जाता है, वहाँ खाता है, चुका है, चुकी है, लिया था, दिया था, किया था, गागेगी, ये तो ट्रांसलेशन मेथड है। इससे आप ट्रांसलेशन जान पाएंगे, ना कि टेंस का यूज़ कहाँ पर किया जाता है वो जान पाएंगे। जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, चाहे वो आपका एकेडमिक एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपका ये ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलेशन केवल यूपी बोर्ड के लिए है। यूपी बोर्ड 11th-12th में, 9th-10th में, 11th-12th में ट्रांसलेशन वहाँ पूछा जाता है। जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो या और दूसरे बोर्ड के एग्जामिनेशंस हो, वहाँ ट्रांसलेशन नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको यूज़ जानना जरूरी है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ टेंसेज? सो लेट अस सी बोथ, लेकिन मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट का सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा क्या स्ट्रक्चर होता है। इसको स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक। रूल तो ठीक है, रूल नीचे है, ये रूल है, बाकी ये स्ट्रक्चर है। क्या है ये स्ट्रक्चर है, इसे रूल नहीं, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कैसे बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कैसे बनेगा? तो सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। जी हाँ, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हैड, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। इस तरह से सेंटेंस तैयार होगा। यानी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, वो क्या होगा? हैड होगा, और हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़, हिंदी में ध्यान दीजिए, आपको ट्रांसलेशन मेथड भी, आई जस्ट टेल यू व्हाट इज द ट्रांसलेशन मेथड आल्सो, सो यू विल बी वेल फैमिलियर विथ बोथ द रूल्स, हाउ टू यूज और वेयर टू यूज टेंसेज, और द नेक्स्ट हाउ टू ट्रांसलेट। यस, सो इस वाक्य हिंदी में आप देखेंगे तो वाक्य में आएगा लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किए थे, इस तरह से शब्द आएंगे लास्ट में, तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। ये तो ट्रांसलेशन था, लेकिन इसका यूज़ कहाँ करेंगे? वेयर यू हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, लेट अस सी। तो चलिए देखते हैं। अगर यूज़ देखें तो क्या है? द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शंस कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। यस, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ क्या होता है? ये डिस्क्राइब करता है किसी भी एक्शन, किसी भी कार्य को, किसी भी वर्क को बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, कंप्लीट हो चुका है, ठीक। ध्यान दीजिए, यानी पास्ट में कोई भी काम पूरी तरह से एक निश्चित समय पर पूरी तरह कंप्लीट हो गया, पूरी तरह खत्म हो गया, पूरी तरह कंप्लीट हुआ कोई काम पास्ट में, तो वहाँ होगा क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस। कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ, तभी तो परफेक्ट इसका नाम है। परफेक्ट मीन्स व्हाट? कंप्लीट, पूरा। तो यानी कोई काम पूरी तरह कंप्लीट होगा जब पास्ट में, तो वहाँ पर होगा यूज़ किसका? पास्ट परफेक्ट टेंस का। मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बता दिया, इस तरह से सेंटेंस तैयार होगा। और यूज़ कहाँ पर करेंगे? जब कोई ऐसा सेंटेंस होगा, इफ़ देयर इज एनी सेंटेंस दैट सीम्स दैट द वर्क हैड इन दैट यू फाइंड दैट द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट, सो देयर यू विल यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। यस, लेट अस सी द एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल क्या है? आई मेट हिम इन न्यू दिल्ली इन 1996। जी हाँ, क्या है? जस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे। यस, अगर देखें, आई मेट हिम इन न्यू दिल्ली 1996, ठीक। 1996 में देखो, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मिला कब था? 1996 में। लेकिन अब देखो यहाँ, आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर, यानी उनसे मिलने का जो काम पूरा हो चुका था, वो कब हुआ था? 5 साल पहले, ठीक। यानी अब भी वो काम, अभी वो एक्शन में नहीं है, ऑलरेडी जो वर्क था
मिलने का, ठीक है, वो आज के 5 साल पहले ही ख़त्म हो चुका था पास्ट में, ठीक। तो कोई भी काम जो पूरी तरह से पास्ट में ख़त्म हो जाए और हिंदी में भी आ चुका था, चुकी थी, या हो चुका था, या मिल चुके थे, चुकी, जो भी था, इस तरह से हिंदी में भी आए तो ट्रांसलेशन मेथड हो गया। तब आप जानेंगे वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। और इंग्लिश मैंने आपको बताया ही, द एक्शन दैट सीम्स टू बी कंप्लीटेड इन द पास्ट विद अ सर्टेन टाइम और मोमेंट। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर यू रीच्ड हिज हाउस। यस, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर यू रीच्ड हिज हाउस। अब देखिए इसमें दो सेंटेंस है, एक तो दो सेंटेंस जुड़ा है, एक तो पास्ट इंडेफिनिट है, एक पास्ट परफेक्ट है। तो वह अपना काम पूरा कर चुका था, पूरी तरह से वह अपना काम पूरा कर चुका था जब तुम उसके घर पर पहुँचे। तो एक तो काम हुआ पहुँचने का, आप उसके घर पहुँचे, लेकिन काम जो हुआ पूरी तरह से पूरा, वो क्या हुआ, वो हुआ वर्क, यानी वो अपना काम पूरी तरह कंप्लीट कर चुका था। मीन्स देयर आर टू एक्शंस इन वन सेंटेंस। वन सेंटेंस इज, दैट इज वन एक्शन डिस्क्राइब्स अबाउट द पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड इज अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे इसको सेंटेंस में, ठीक है। कभी कभी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट दोनों सेंटेंसेस आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, बिफोर से। तो आप इस तरह, और जब ऐसे स्थिति आ जाए कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, यानी दो काम दोनों पास्ट में ही खत्म हो रहा है। मेरे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मेरे इस विद्यालय पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। ऐसे जब सेंटेंस आए तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप क्या करेंगे, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम पहले हुआ है, यानी जो काम पहले हुआ पहले उसको आप लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे देखिए अभी ज़्यादा क्लियर आपको होगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। यस, अगर यहाँ देखिए सेंटेंस को, तो इस सेंटेंस में पहले काम कौन हुआ है, पहले तो वो ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, वहाँ अपना काम पूरा कर चुका था। तो जो काम पहले हो उसको पहले लिखेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो काम बाद में हो उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पहले हुआ उसका काम, वो अपना काम पूरा कर चुका था जब तक वो आप उसके घर पहुंचते। तो जो काम पहले पूरा हो उसको पहले लिखते हैं, और किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जो काम बाद में होता है उसको बाद में लिखते हैं, और वो भी किस में लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा देखें, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर ही रीच्ड हिज हाउस। अब अगर निगेटिव की बात करें तो हैड के बाद वही नॉट लग जाएगा, बाकी सेम वही रहेगा। तो जो काम पहले नहीं हुआ, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर यहाँ होगा यू, ठीक, यहाँ यू होगा, यू रीच्ड हिज हाउस। यस, हैड रवि कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या रवि अपना काम पूरा कर चुका था। अब देखिए अगला देखेंगे, अगला एग्जाम्पल, हैड रवि कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या रवि अपना काम पूरा कर चुका था। अब देखिए ये भी यहाँ पूरी तरह से क्लियर है, क्या रवि का काम जो था, यानी रवि अपना काम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका था। यहाँ भी हिंदी में चुका चुकी आ रहा है, उसके साथ साथ इंग्लिश में अगर समझें, सो एक्चुअली देयर इज ए क्वेश्चन दैट रवि हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, पूरा काम कर चुका था वो पास्ट में। तो इसलिए बात हो रही है कंप्लीट की, बात हो रही परफेक्ट की, तो इसलिए हो गया यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस, और हैड का यूज़ हुआ चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पहले, ठीक। तो इस तरह से यूज़ करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब अगर बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो पहले इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर को पहले समझेंगे, सेंटेंस बनता कैसे है। सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट, देन हैड का यूज़ करेंगे। हैड सबके साथ लगता है, केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, दोनों में, पास्ट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक ही है, वो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक। तो है सब्जेक्ट होगा, फिर हैड होगा, फिर बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस, देन फॉर, और सिंस और फॉर, देन टाइम, देन अदर वर्ड। देखिए यहाँ कुछ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जो तीनों टेंस में काम करेगा। एक तीर से दो निशाना नहीं, यहाँ 3 निशाना लगाने जा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। एक तीर से, यस, 2 निशाना नहीं बल्कि 3 निशाना। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, यस। चलिए देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, गड़बड़ कहाँ कर देते हैं आप लोग मेरे बच्चों, गड़बड़ तब हो जाती है जब बात होती है सिंस और फॉर की। एक लाइन में सारा डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए। सिंस का यूज़ कहाँ पर करेंगे, फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो। ध्यान दीजिए, तीनों का यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ।
एक ही रूल से तीनों जगह यूज होगा, ध्यान दीजिए, एक ही रूल तीनों जगह काम करेगा। दिन तारीख महीना, ध्यान दीजिए, दिन तारीख महीने का अगर नाम दिया है तब तो आप सिंस यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, फिर से बता रहा हूं, दिन तारीख महीने का अगर नाम दिया है, इफ नेम ऑफ द टाइम इज गिवन देन यू विल यूज सिंस। अगर नेम ऑफ टाइम नहीं दिया है तो फॉर का यूज करेंगे। यानी दिन तारीख महीने का नाम दिया है तब तो सिंस का यूज करेंगे, नहीं तो फॉर का यूज करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। ठीक है, जब बात हो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तो वहां पर यूज होगा सिंस या फॉर। तो सिंस किसके साथ यूज करेंगे, फॉर किसके साथ यूज करेंगे, एक लाइन में सब कुछ क्लियर कर दे रहा हूं, कोई भी डाउट पूरे जीवन तक नहीं भूलेंगे मेरे बच्चों। क्या, इफ द नेम ऑफ टाइम इज गिवन यू विल यूज सिंस, इफ द नेम ऑफ टाइम इज नॉट गिवन यू विल यूज फॉर। यानी अगर समय का नाम दिया है, जैसे अगर मैं कहूं 2 घंटे से, तो 2 घंटा कोई नाम थोड़ी है समय का। अगर मैं ये कह दूं 2 बजे से, तब तो सिंस हो जाएगा, क्योंकि समय का नाम दे दिया 2 बजे। अगर मैं कहूं संडे, अगर मैं कहूं 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, तो समय का नाम तो नहीं दिया है, पर्टिकुलर नाम तो है नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं संडे, मंडे, ट्यूसडे, तब तो नाम दे दिया समय का ना। तो जब समय का नाम दे दे तब तो सिंस है। या समय का नाम मतलब संडे मंडे भी हो सकता है, कोई भी डेट हो सकता है, कोई महीने का नाम हो सकता है, कोई सन का नाम हो सकता है। सन मीन्स 2020, 21 लाइक दिस। तो एक लाइन में फिर से समझ लीजिए, इफ द नेम ऑफ टाइम इज गिवन यू विल यूज सिंस, अदरवाइज फॉर। और एक और रूल समझ लीजिए, ऐसे ना समझ में आए तो और भी समझ लीजिए, इफ सिंस इज यूज्ड फॉर पर्टिकुलर टाइम, if the particular time is given since you will use since, otherwise you have to use for। ठीक, तो since या for इस तरह से यूज करेंगे। इसके बाद टाइम लिखेंगे और इसके बाद अदर वर्ड जो बचेगा उसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रूल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रूल का मतलब ये स्ट्रक्चर है। अब रूल क्या है ये देखते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं इसको। ठीक, अच्छा, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बीच का एक ही अंतर है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पास्ट का पूछते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी तो हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है। तो दोनों में अंतर क्या है मेरे बच्चों, देखिए कंटिन्यूअस के साथ अगर कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, अगर उसमें टाइम दे दिया तब अपने आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। अगर टाइम दे दिया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। जैसे अभी देखिए मैं आपको बताऊं, मैं कहूं मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं क्या कह रहा हूं, आई एम रीडिंग अ बुक। लेकिन अगर मैं यही कहूं मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक, तो अगर समय दे दिया जाएगा तो हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और समय हटा लिया जाएगा तो केवल कॉन्टिन्यूअस रह जाएगा। ठीक, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का या फ्यूचर का। चलिए देखते हैं तो कहाँ पर यूज करेंगे इसको। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे बच्चों। क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये नहीं कि कोई काम शुरू हुआ पास्ट में और अब भी चल रहा है। अगर अब भी चल रहा है, इफ द वर्क इज स्टिल इन कंटिन्यूएशन, इट इज नॉट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स द वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट, इट वाज इन प्रोग्रेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, देन इट एंडेड। यानी कोई काम पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही लगातार चलता रहा कुछ समय तक और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये नहीं कि पास्ट में शुरू हुआ और अब भी चल रहा है, पास्ट में ही शुरू हुआ, पास्ट में ही लगातार चलता रहा और पास्ट में ही खत्म हो गया, तब वहां पर होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसमें टाइम भी दिया रहे। और पास्ट में नहीं, अगर टाइम नहीं देगा, केवल उसमें शुरू हुआ पास्ट में और कुछ समय तक चलता रहा, बंद हो गया, तब वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। काम हुआ पढ़ने का, शुरू कब हुआ, पास्ट में, और खत्म हुआ पास्ट में, लेकिन समय नहीं दिया कब शुरू किया पढ़ना, कब खत्म किया। अगर यही मैं कहता मैं पिछले रविवार से किताब पढ़ रहा था, ठीक, तो देखो यहाँ टाइम दे दिया कि पिछले रविवार से पढ़ रहा था। जब समय दे दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। ठीक,
तो इस तरह से आप समझेंगे डिफरेंस। ओके मेरे बच्चों, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 2 months। देखिए, यानी जब मैं उससे मिला, यहाँ बात हो रही है पास्ट की कि काम कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 2 months, यानी जब मैं उससे मिला था उस समय वो 2 महीने से लगातार क्या कर रहा था, नॉवेल लिख रहा था। यानी अब वो नहीं लिख रहा है, लिखने का काम पास्ट में ही ख़त्म हो गया। ठीक, यानी वर्क शुरू हुआ कब, पास्ट में, और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको जो बताया, टाइम दे देगा, 2 months दिया है ना। और यहाँ फॉर क्यों हो गया, क्यों सिंस नहीं हुआ, क्योंकि नेम ऑफ टाइम नहीं दिया है। 2 महीने तो दिया है, लेकिन कौन सा महीना था वो तो नहीं दिया है ना। मैंने आपको बताया सिंस तब यूज़ करेंगे जब नेम ऑफ टाइम दिया हो, जब समय का नाम दिया हो। तो यहाँ पर मंथ का नाम तो दिया नहीं है, कौन सा महीना था, तो इसलिए यहाँ पर सिंस नहीं लगेगा बल्कि फॉर लगेगा। ठीक, हमें लग रहा है कि सिंस और फॉर तो आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला एग्जाम्पल, व्हेन मिस्टर मुखर्जी केम टू द स्कूल इन 1995 मिस्टर आनंद हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर देखें, ये सेंटेंस नीचे आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट है। हाँ, अब देखिए, व्हेन मिस्टर मुखर्जी केम टू द स्कूल 1995, यानी मुखर्जी जब 1995 में आए विद्यालय में तो क्या हुआ, मिस्टर आनंद हैड ऑलरेडी बीन टीचिंग देयर फॉर 5 years। तो आनंद जी जो वहाँ अध्यापक हैं वो पहले ही 5 साल से वहाँ पढ़ा रहे थे। ठीक, यानी काम शुरू हुआ, ध्यान दीजिए, काम शुरू हुआ कब, जब वो 1995 में आए, तब से उसके पहले से ही 5 साल से पढ़ा रहे थे। यानी अब वो यहाँ अब वहाँ पर नहीं पढ़ा रहे हैं। प्रेजेंटली ही इज़ नॉट टीचिंग देयर, बट ही स्टार्टेड टीचिंग बिफोर 5 years when Mr. Mukherjee joined the school. Who was teaching? Mr. Anand. Mr. Anand had already been teaching in the school when Mr. Mukherjee joined the school. यानी आनंद जी पहले ही 5 साल से पढ़ा रहे थे जब मिस्टर मुखर्जी ज्वाइन किए स्कूल को। यानी काम शुरू हुआ पहले और पास्ट में ही खत्म हो गया। ठीक, तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप समझेंगे। चलिए देखते हैं अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए मेरे बच्चों, फ्यूचर टेंस शुरू करने से पहले कुछ चीज़ मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के परिप्रेक्ष्य में। मेरे बच्चों देखो, याद रखो, आज अगर जब बात हो फ्यूचर टेंस की, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टेंस, मोस्टली पीपल आर वेल फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ विल, नॉट शैल। ऐसा लगता है कि शैल पूरी तरह से समाज से निकल चुका है, शैल का यूज़ ही खत्म हो चुका है। ऐसा लगता है शैल कोई वर्ड है ही नहीं। आज आप देखें, चाहे वो कन्वर्सेशन हो, चाहे लिखने की बात हो, ज़्यादातर यही चल रहा है कि विल सभी विल यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग विल। इट सीम्स शैल इज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रामर, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी इसका अस्तित्व उसी तरह है जैसे पहले था। ग्रामर में अगर राइटिंग की बात करें, अगर कॉम्पिटिशन्स की बात करें, अगर एग्ज़ाम्स की बात करें, तो आज भी शैल का अस्तित्व वही है जो पहले था। लेकिन चूंकि विल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, कन्वर्सेशन से तो हट ही गया है शैल। ऐसा लगता है कि बातचीत करने में आई विल कम, आई विल गो, यू विल कम, वी विल कम, वी विल गो। तो आई और वी के साथ इसका यूज़ क्या है, ध्यान दीजिए, आई और वी के साथ यूज होता है शैल। आई और वी के साथ शैल यूज होता है, बाकी सबके साथ विल यूज होता है। रूल तो ये है, रूल क्या है, आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे, बाकी इसके साथ विल का यूज होगा। लेकिन आज आई और वी के साथ भी विल ही यूज करते हैं। ओके, आई विल कम, आई विल कॉल यू, ओके आई विल कम लेटर, ओके आई विल बी कमिंग टुमारो। तो आप देखते होंगे विल का ही यूज़ करते हैं। शैल खत्म हो चुका है ऐसा लगता है, लेकिन ऐसी बात नहीं मेरे बच्चों। आप याद रखिएगा, आज भी इसका अस्तित्व है। ग्रामर में, राइटिंग में, कॉम्पिटिशन्स में आज भी वही अस्तित्व है। तो इसके अस्तित्व को हम लोग नहीं भूलेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट। सो आई जस्ट टेल यू व्हाट इज़ द रियल यूज़ ऑफ विल एंड शैल। तो ध्यान दीजिए बच्चों, अगर बात होगी, ध्यान दो, अगर बात होगी कॉमन सेंटेंस की, बात होगी सिंपल सेंटेंस की, बात होगी एक कॉमन कन्वर्सेशन की, तब तो आई और वी के साथ शैल लगेगा। आई और वी के साथ क्या लगाएंगे आप, शैल। ध्यान दीजिए, शैल एक ही कंडीशन में, ध्यान दीजिए, शैल का यूज़ कब करेंगे, आई और वी के साथ, केवल और आई और वी के साथ शैल लगेगा। कब, जब कॉमन सेंटेंस हो। अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है जिसमें इंटेंशन है, इरादा बना के कहा जा रहा है, कोई कंपल्सन है, मजबूरी है, ज़रूरत है, कोई किसी को धमकी दे रहे हो, थ्रेटनिंग है,
इस तरह की अगर बात है तो विल की जगह शैल, शैल की जगह विल हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। अभी आपको एग्जाम्पल से और भी अच्छे से मैं समझाऊंगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको। तो चलिए इसका पहले हम रूल समझ लेते हैं, इसको यूज़ कहाँ करते हैं। द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल, इट एक्सप्रेसेस द फ्यूचर एज फैक्ट। तो चलिए देखते हैं। और दूसरी चीज़, इसको ट्रांसलेशन मेथड इसका क्या है, वाक्य के अंत में गा गे गी गे आता है, हिंदी में गा गे गी आएगा, तो आप जान जाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो आप ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, रूल यही अप्लाई करेंगे, ठीक। अच्छा, पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि अगर जब भी हम बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल, इट एक्सप्रेसेस द फ्यूचर एज फैक्ट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्यूचर में होगी ही होगी, हम उसको रोक नहीं सकते। जैसे आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे होगा ही होगा, हम रोक नहीं सकते कि कल सैटरडे नहीं होगा, कल सैटरडे होगा, ठीक। तो जो हम रोक नहीं सकते, जो होगा ही होगा, अगर ऐसी परिस्थिति है तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, सिंपल फ्यूचर यूज़ करते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखिए, अभी मैं आपको वो जो अपोजिट करने वाला जो मैं आपको अभी बता रहा था कि विल की जगह शैल, शैल की जगह विल यूज़ करेंगे, अभी मैं आपको उसको बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। पहले इसको समझते हैं कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आई शैल बी 20 नेक्स्ट ईयर, अब ये फिक्स है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको स्टॉप नहीं कर सकते। आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, अगले सैटरडे को मैं कितने साल का हो जाऊंगा, मैं नहीं होऊंगा, एक कोई दूसरा बोल रहा है कि आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे तक कितना हो जाएगा, 20, ठीक। यानी क्या दिन को रोका जा सकता है, क्या समय को रोका जा सकता है, नहीं। तो यानी इसलिए इसको सिंपल फ्यूचर में यूज़ करेंगे। इट विल बी दिवाली इन अ वीक, इट विल बी दिवाली इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर दिवाली होगा। तो जो कि दिवाली का टाइम तो फिक्स है ना कि इसी महीने में इस दिन पड़ेगा, तो पड़ेगा ही पड़ेगा, होगा ही होगा, सेलिब्रेशन होगा ही होगा। वी विल नो आवर एग्जाम रिजल्ट्स इन मई, देखो अब कोरोना का टाइम है, इस समय रिजल्ट आपका इस साल थोड़ा लेट हो रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ नहीं कहूँगा, लेकिन चूंकि देखो ये भी शेड्यूल्ड होता है, ये भी पक्का होता है कि रिजल्ट आपका इस महीने में निकलेगा, इस दिन क्लियर होगा, इस दिन अनाउंस होगा। सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो ऑलरेडी क्लियर। सो थिंग्स विच आर ऑलरेडी क्लियर, दैट इज फिक्स्ड, नॉट फिक्स, दैट इज क्लियर एज अ फैक्ट, that is clear as a fact, so those will be also used in simple future, that is future indefinite tense. Yes, I hope you have understood this. Let us see the second rule. We use this tense to talk about what we think or believe will happen in future. इसका एक जगह और यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिए। यस, इसका यूज़ हम ऐसे भी करते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम विश्वास करते हैं कि ऐसा भविष्य में होगा, या हम बात करते हैं कि यार ऐसा हमें लगता है कि ऐसा होगा। तो अगर ऐसी भी स्थिति है कि हमें लगता है, हमें ऐसा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है, तो ऐसी भी परिस्थिति में क्या होगा, सिंपल फ्यूचर का यूज़ होगा, ठीक। जैसे एक सेंटेंस है, देखिए, आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, जो मैंने आपको अभी बताया था, विल और शैल का यूज़, आई के साथ विल और शैल, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ अभी पहले ये समझ लीजिए आप कि जब बात हो होप की, जब बात हो बिलीव की, जब विश्वास की बात हो और आशा की बात, मुझे आई थिंक, मुझे लगता है कि पाकिस्तान विल विन द मैच, या आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल विन द मैच, आई थिंक यस जिम्बाब्वे विल विन द मैच। सो अगर बात हो इस तरह की कि मैं विचार करता हूँ, मुझे ऐसा विश्वास है कि ये होगा, अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो ऐसी भी सेंटेंसेस के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं, सिंपल फ्यूचर। सो आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल विन द मैच, यस, इन सच ए वे वी विल यूज इन द सेंटेंस। आई एम श्योर, यस, हेलन विल गेट अ फर्स्ट क्लास। ये देखिए, यहाँ भी मुझे विश्वास है, मुझे पक्का विश्वास है, आई एम श्योर, यस, हेलन विल गेट अ फर्स्ट क्लास, यस। अगला देखें, एज इन द अबव सेंटेंसेज वी ऑफन यूज द टेंस विद आई थिंक एंड आई एम श्योर, वी आल्सो से आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव, प्रोबेबली। तो अगर बात हो आई एक्सपेक्ट, आई बिलीव, प्रोबेबली, और बात हो फ्यूचर की, तो वहाँ पर सिंपल फ्यूचर ही यूज़ करेंगे। जब ऐसा आपको सेंटेंस यूज़ करना हो, मुझे लगता है कि ये होगा, मेरा भी मानना है कि ऐसा होगा, हम सब ऐसा बिलीव करते हैं, हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि ऐसा ही होगा, जब ऐसी बात हो तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यस, अगला जो रूल है, यस,
वी कैन यूज दिस टेंस व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एज एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यस, इसका एक जगह और यूज़ करते हैं जब कभी कभी क्या होता है हम आप बात करते रहते हैं उसी समय कुछ डिसीजन ले लेते हैं। कभी कभी हम आप बात करते रहते हैं उसी समय कुछ निर्णय लेते हैं, कुछ डिसीजन होता है हमारा आपका, तो ऐसी स्थिति में भी यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं, नहीं तो हो सकता है भूल जाऊं। मैंने आपको जो बताया विल की जगह शैल, शैल की जगह विल, ठीक है। अब देखिए उसको मैं यहाँ पर थोड़ा आपको क्लियर करूँगा। अभी मैं इसको बगल करता हूँ, इस सेंटेंस को बगल कर देता हूँ, इसको आप अभी ध्यान नहीं देंगे, इसको बगल करता हूँ, इस पर आप फोकस करिए। जैसे यहाँ एक सेंटेंस है, आई विल टेक एन अम्ब्रेला। आई विल टेक एन अम्ब्रेला का मतलब हुआ मैं अम्ब्रेला अवश्य लूँगा, मैं अवश्य अम्ब्रेला लूँगा। क्यों? आई के साथ शैल यूज होता है ना, लेकिन अगर मैं आई के साथ विल लगा दिया तो कंपलसरी हो गया, कंपल्सन हो गया कि पक्का मैं अम्ब्रेला लूँगा, पक्का मैं छाता लूँगा। अगर मैं यहाँ विल की जगह शैल यूज़ कर दूंगा तब क्या हो जाएगा? अगर मैं ये कहूँ आई शैल टेक एन अम्ब्रेला तब इसका मतलब हो जाएगा मैं अम्ब्रेला, मैं छाता लूँगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ आई विल टेक एन अम्ब्रेला यानी मैं अम्ब्रेला अवश्य लूँगा, मैं छाता अवश्य लूँगा। ठीक, तो ये इसका यहाँ ये डिफरेंस हो जाता है। अगर आई के विल की जगह शैल यूज़ करेंगे, शैल की जगह विल, तो अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। अगर मैं कहूँ आई विल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा, तो इसका मतलब मैं कल आऊँगा नहीं, कल अवश्य आऊँगा। अगर मैं कहूँ आई विल कम टुमारो, इसका मतलब मैं कल अवश्य आऊँगा। अगर मैं कहूँ आई शैल कम टुमारो, मतलब कल मैं आऊँगा। अगर मैं कहूँ आई विल कम टुमारो, मैं अवश्य आऊँगा। अगर मैं कहूँ आई शैल कम टुमारो, मैं कल आऊँगा। तो अगर आई के साथ विल लगेगा तो उसका एक कंपल्सन हो जाता है, इंटेंशन हो जाता है। ठीक, अगर मैं कहूँ यस वी विल विन द मैच, यानी हम मैच जरूर जीतेंगे। अगर मैं ये कहूँ वी शैल विन द मैच, हम लोग मैच जीतेंगे। ठीक, तो ये आप जानते रहिए। आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा। आई शैल बीट यू नहीं, आई विल बीट यू। आप धमकी दे रहे हो किसी को तो वहाँ शैल नहीं, आई विल बीट यू, मैं तुम्हें पीटूंगा। आई विल टेक रिवेंज, आई शैल टेक रिवेंज नहीं होगा, आई विल टेक रिवेंज। जस्ट उल्टा यूज करेंगे, विल की जगह शैल, शैल की जगह विल। ठीक, तो हमें लग रहा है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं इसका यूज़। तो यूज़ कहाँ करते हैं? तीसरा रूल क्या है बेटा? तीसरा रूल, वी कैन यूज़ दिस टेंस व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कभी कभी हम आप बात करते रहते हैं और तब उसी समय कुछ डिसीजन लेते हैं कि ये हम करेंगे, तो ऐसी भी स्थिति में हम यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर का, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, इट इज़ रेनिंग, इट विल टेक एन यस आई विल टेक एन अम्ब्रेला। बरसात, ये तो बरसात हो रही है, कोई किसी से बात कर रहा है कि यार बरसात हो रही है, मैं अम्ब्रेला लेता हूँ, मैं अम्ब्रेला लूँगा, मैं छाता लूँगा। ठीक, इसके बाद चला जाए या इसके बाद जो भी हो। ठीक, तो यहाँ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग डिसीजन हो रहा है, तो ऐसी भी स्थिति में हम यूज़ करते हैं। इन सच कंडीशन वी शुड यूज़ सिंपल फ्यूचर। चलिए अगला देखते हैं सेंटेंस। यस, मिस्टर सिन्हा इज़ वेरी बिजी एट द मोमेंट। ऑल राइट, आई विल वेट। अब देखिए मिस्टर, बात हो रही है मिस्टर सिन्हा से कि मिस्टर सिन्हा यार इस समय कि कोई बात कर रहा है कि मिस्टर सिन्हा इस समय बहुत बिजी हैं। तो दूसरा आदमी का कोई बात नहीं, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, आई विल वेट। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बात करते समय ही डिसीजन लिया गया कि ठीक है आई विल वेट, मैं वेट कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरे बच्चों आप यूज़ करेंगे सिंपल फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। चलिए देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तो अपने आप शब्द से ही आपको बहुत कुछ क्लियर है। कंटिन्यू का मतलब आप जानते हैं लगातार चल ही रहा है। तो पहले समझते हैं इसका सब स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर विल और शैल। अब आपको पता हो गया आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे और बाकी सबके साथ विल का यूज। आई और वी के साथ शैल यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? आई और वी के साथ शैल। ठीक, बाकी के साथ क्या यूज़ करेंगे? बाकी के साथ विल का यूज़ करेंगे। लेकिन जब बात हो कंपल्सन की, कोई चीज़ कंपल्सरी है, इफ़ देर इज़ द मैटर ऑफ कंपल्सन, देर इज़ द मैटर ऑफ थ्रेटनिंग, देर इज़ द मैटर ऑफ फाइटिंग, सो देयर यू विल जस्ट चेंज द हेल्पिंग वर्ब। एट द प्लेस ऑफ विल देयर विल बी शैल, एट द प्लेस ऑफ शैल देयर विल बी विल। तो आप चेंज कर देंगे। अगर कोई चीज़ कंपल्सन है, जरूरी है, आवश्यकता है, पक्का है, मारपीट है, इंटेंशन है, इरादा बनाकर कुछ कहा जा रहा है, तो इस ऐसी स्थिति में आप विल की जगह शैल, शैल की जगह विल। ठीक, चलिए देखते हैं। तो आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, देन विल और शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप विल और शैल लगाएंगे।
अगर सामान्य कन्वर्सेशन है, सिंपल सेंटेंस है, कोई इंटेंशन नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है, तो आई वी के साथ शैल लगाओगे और के साथ विल लगाओगे। इसके बाद बी होगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। अच्छा, ये तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं इसको यूज़ कहाँ पर करते हैं। वी यूज़ द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर। यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ पर करेंगे, जब ऐसी बात होगी कोई काम फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही लगातार चलता रहेगा। ठीक है, फ्यूचर में ही लगातार चलता रहेगा, लेकिन टाइम नहीं होगा। ध्यान दीजिए, टाइम नहीं देगा कि इस समय से इस समय तक चलता रहेगा। अगर टाइम दे देगा तो वही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे इसको। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, यस, आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट। ऐसा माना जा रहा है, मुझे लग रहा है कि जब हम लोग चलेंगे, अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे अपनी यात्रा, तो शायद पानी बरसने लगेगा, पानी बरसना शुरू हो जाएगा, पानी बरस रहा होगा। ठीक, पानी बरस रहा होगा, रहा होगी, रही होंगी आएगा। तो आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट। तो ऐसा है, यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि कोई भी काम फ्यूचर में चलता रहेगा, यानी प्रोग्रेस होगा, प्रोग्रेस में होगा, इन प्रोग्रेशन। ठीक, अगला देखते हैं। दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच इन सिंगापुर। इस समय की अगर बात करें तो इसी समय कल हम लोग कहाँ पर होंगे, बैठे रहे होंगे। कहाँ पर, सिंगापुर में। ठीक, तो सिंगापुर में हम लोग इस समय बैठे रहे होंगे, यानी फ्यूचर की बात हो रही कि फ्यूचर में कोई काम प्रोग्रेस में होगा, चलता रहेगा, लगातार होता रहेगा, यानी बैठने का काम इस समय हम लोग बैठे ही रहेंगे। कहाँ पर, सिंगापुर में। ठीक, चलिए अगला सिंगापुर। अगला देखते हैं। यस, अगला एग्जाम्पल, कैन आई सी यू एट 5 o'clock, प्लीज डोंट कम, देन आई विल बी वॉचिंग द टेनिस। यस, एक पूछा कैन आई सी यू एट 5 o'clock, क्या हम लोग मिल सकते हैं क्या 5 बजे? प्लीज़ डू नॉट कम, देन आई विल बी वॉचिंग द टेनिस। तो उसने कहा नहीं यार मत आओ, क्योंकि उस समय मैं क्या कर रहा हूँगा, एट दैट टाइम आई विल बी वॉचिंग द टेनिस। उस समय मैं टेनिस देख रहा हूँगा। ठीक है, ऑन टीवी। किस पर, ऑन मैच ऑन टीवी। यस, आई विल बी वॉचिंग, यस, मैच ऑन द टीवी। तो आप यहाँ क्या नोटिस किए मेरे बच्चों, नोटिस किया कोई काम चल रहा था। ठीक है, कब, फ्यूचर में, कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन टाइम नहीं था। अगर टाइम दे देगा तो वही हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही, परफेक्ट का मतलब ही हो गया अपने आप में पूर्ण, वर्क कंप्लीट हो गया तब इसका मतलब परफेक्ट है वो। ठीक, देखिए यहाँ पर गलत हो गया है, सिव हो गया, यहाँ होना चाहिए सब्जेक्ट। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। ओ थोड़ा सा देखेंगे, यस, सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, ये सिव नहीं होगा, गलत हो गया। इसके बाद विल और शैल। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और शैल, अगर आई और वी है तो शैल लगेगा, अदरवाइज कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो विल का यूज़ करेंगे। तो आई वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल। ठीक है, तो आप इस तरह से यूज़ करेंगे इसको। अच्छा, इसके बाद हैव भी लगेगा। ठीक, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। इस तरह से होगा स्ट्रक्चर सेंटेंस का, ऐसे सेंटेंस बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। चलिए देखते हैं इसको यूज़ कहाँ करते हैं। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यस, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कब करते हैं मेरे बच्चों, एनी वर्क दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर एट अ सर्टेन टाइम। एक निश्चित समय पर फ्यूचर में कोई काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, कोई काम पूरी तरह से कंप्लीट होगा फ्यूचर में, तो ऐसी स्थिति में हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। गेटिंग माई पॉइंट, यस, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। यानी हिंदी में आएगा चुका था, चुका होऊंगा, चुकी होगी, इस तरह से आएगा, चुके होंगे, इस तरह से आएगा। ठीक, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह से सेंटेंस में आएगा, तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये ट्रांसलेशन मेथड, और बाकी यूज़ तो आपको मैंने बताया, द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन द फ्यूचर एट अ सर्टेन फ्यूचर टाइम। एग्जाम्पल देखा जाए, आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाई देन, तब तक मैं अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुका हूँगा, लिख चुका हूँगा। यानी यहाँ ये सेंटेंस बता रहा है कि लिखने का काम एक पर्टिकुलर समय पर हो चुका होगा। जब काम हो चुका होगा फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो वहाँ पर हो जाए, यानी हो चुका मतलब फ्यूचर में अगर हो चुका तो यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक भाई, काम पूरा अगर हुआ फ्यूचर में तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, पास्ट में पूरा हो चुका तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट में अगर हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज बाई देन, तब तक मैं अपना काम पूरा लिख चुका, तब तक मैं लिख चुका हूँगा। ठीक, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम।
अब यहाँ देखें, यहाँ भी वही स्थिति, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, आपके वो आपके जाने से पहले वो जा चुका होगा। आप वहाँ मिलने जा तो रहे हैं, आप उनसे मिलने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले वहाँ जा चुका होगा। ठीक, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, आपके पहुँचने से पहले, मिलने से पहले वहाँ जा चुका होगा, यानी जाने का काम पहले ही हो चुका होगा, काम पूरी तरह से हो चुका होगा, जाने का काम पूरी तरह हो चुका होगा। ठीक, इसलिए हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यस, अगला, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल हैव वर्कड हियर फॉर 5 years। यस, इस महीने के ख़त्म होते होते मैं यहाँ पर लगभग कितना साल काम कर चुका हूँगा? 5 साल। यस, 5 साल मेरा पूरा हो चुका होगा। आई विल हैव कंप्लीटेड हाउ मेनी? यस, आई विल हैव। अच्छा, यहाँ देखो विल आया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर शैल आया, यहाँ पर विल आया। इसका मतलब क्या? शैल का मतलब ये कॉमन कन्वर्सेशन है, यहाँ कोई प्रेशर नहीं है, कंपल्सन नहीं है, मतलब कोई चीज़ पक्का नहीं है। अब यहाँ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई विल, पक्का है, आई विल हैव वर्कड हियर फॉर 5 years, निश्चित रूप से, यानी पक्का मैं पूरा 5 साल का पूरा कर चुका होऊंगा। इस महीने के अंत तक मैं यहाँ पर 5 साल पक्का पूरा कर चुका होऊंगा, यानी विल आ गया, इसका मतलब पक्का, निश्चित, श्योर, सर्टेनिटी बता रहा है, श्योरिटी बता रहा है। ठीक, अगर यहाँ शैल होता तब श्योर नहीं आता, तब इसका मतलब श्योर से ना होता, तब केवल होता मैं ये पूरा 5 साल पूरा कर चुका होऊंगा, लेकिन विल आ गया इसलिए मैं पक्का पूरा कर चुका होऊंगा। ठीक, तो इसका थोड़ा सा यहाँ चेंज आ जाता है अगर हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ, विल और शैल। ठीक, इसको समझेंगे, इसके मतलब को। चलिए अगला देखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लास्ट। यस, आज हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं। यस, आज टेंस की अंतिम क्लास होगी। यस, चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अगर बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब बात हो परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी ध्यान दीजिए, जो रूल मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पिछले वीडियोस में, सेम उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और सेम कंडीशन यहाँ भी होगी, किसमें? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सेम वहाँ होगा, केवल चेंज क्या होगा? चेंज केवल हेल्पिंग वर्ब होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या था? हैज हैव था, पास्ट में हैड हो गया, फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव। ठीक, बाकी सब वही होगा। चलिए देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर पहले देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल और शैल होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर बीन होगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, देन फॉर, देन टाइम, देन अदर वर्ड। ठीक है, तो सब्जेक्ट लग होगा, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल। विल और शैल आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आई और वी है और सिंपल सेंटेंस है, कोई इंटेंशन नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, तो आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। और अगर कोई सर्टेनिटी है, कंपल्सन है, थ्रेटेनिंग है, इस तरह की कोई बात है, तो ध्यान दीजिए, आई वी के साथ भी विल का यूज़ करेंगे, यानी जहाँ विल यूज़ करेंगे वहाँ शैल, शैल की जगह विल। इसके बाद बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन यहाँ एक चीज़ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद ING होना चाहिए। ठीक है, ING, यस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ मिस हो गया है, नहीं लिखे हैं, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर, देन टाइम, देन अदर वर्ड। ठीक है, तो याद रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के तुरंत बाद ING होगा। चलिए इसका देखते हैं रूल क्या है। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज फॉर एन एक्शंस विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर। यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ पर करेंगे? इसका यूज़ तब करेंगे जब कोई काम फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही लगातार चलता रहेगा और फ्यूचर में ही ख़त्म हो जाएगा और उसमें समय दिया रहेगा। ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, कोई काम फ्यूचर में शुरू होगा और फ्यूचर में ही चलता रहेगा और फ्यूचर में ही ख़त्म हो जाएगा और समय दिया रहेगा, तो ऐसी स्थिति में हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं कहूँ मैं पत्र लिख रहा होऊंगा, तो यहाँ टाइम तो दिया नहीं है, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं रविवार से पत्र लिख रहा होऊंगा, ठीक, तो यहाँ समय दे दिया गया। जब समय दे दिया गया और कंटिन्यूअस है तो वहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस आप समझते रहेंगे हमेशा जब भी यूज़ करेंगे, कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। बाई नेक्स्ट मार्च वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years। यानी नेक्स्ट मार्च तक हम लोग यहाँ पर कितने साल से रह रहे होंगे? लगभग 4 साल। यस, बाई नेक्स्ट यानी रहने का काम लगातार चल रहा होगा। कब तक? रहने का जो काम है, द वर्क ऑफ लिविंग विल बी इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर हियर, एंड तब तक कितना साल हो चुका होगा? फॉर 4 years।
यानी कोई काम फ्यूचर में लगातार चलता रहेगा। ठीक है। अच्छा, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स नेक्स्ट जुलाई। अगले जुलाई तक मेरा कितना समय हो जाएगा पढ़ाने का? यहाँ पर 20 ईयर्स। यस, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स नेक्स्ट जुलाई, यानी यस आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर्स नेक्स्ट जुलाई। अगले जुलाई तक लगभग 20 साल हो जाएगा मेरा यहाँ पढ़ाते हुए। ठीक हो रहा होगा, यानी फ्यूचर में लगातार काम चलता रहेगा। टाइम भी दिया है, मैंने आपको बताया टाइम हमेशा दिया रहेगा। चलिए, तो मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, क्लास काफ़ी है। आज ख़त्म होता है आपका ये पार्ट, आज टेंस की क्लास पूरी तरह ख़त्म होती है। और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और चलते चलते मेरे बच्चों एक बार फिर से वंस अगेन आई डू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, so that I can get the motivation and I can prepare the video for you. So let us meet in the next video very soon. So let us say once again, Jai Hind everyone, Jai Hind.